हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय तोमस्ता क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड में जो बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डेली बेस पर हम हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आज लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। आज तो टॉप 10 या टॉप 15 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए इसमें दो तरह के एंजाइम हैं जिनके बारे में आपको बताना है। पहला है एंजाइम ट्रिप्सन और दूसरा एंजाइम लाइपेज। यानी कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, कहां पर होते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो देखिए जो एंजाइम ट्रिप्सन होता है, तो ट्रिप्सन क्या है कि एक तरह का एंजाइम है जो हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें किसकी, एंजाइम ट्रिप्सन की, तो ट्रिप्सन का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक करना छोटे छोटे पीसेज में, जिससे कि वो ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो जाए। मतलब इसमें जो एंजाइम ट्रिप्सन है, ट्रिप्सन एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब डाइजेस्ट सिंपल सी बात है, क्या है, प्रोटीन्स को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा छोटे छोटे पीसेज में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब बात आती है जो ट्रिप्सन है, यहाँ पर जो एंजाइम ट्रिप्सन दिख रहा है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड में। यानी कि ट्रिप्सन प्रोटीन्स को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू डाइजेशन की चलती रहती है स्टोमक में भी। और ये क्या करेगा, फिर एक तरीके से इसे नाम भी दिया गया है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटीनेज। मतलब ये दो नाम भी एक तरीके से सीखे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूं। जो ट्रिप्सन एंजाइम है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने का काम कौन करते हैं, एंजाइम ट्रिप्सन करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स है ये ब्रेक हो जाती है किसमें, अमीनो एसिड में। ऐसे सेकंड है एंजाइम लाइपेज। तो जो एंजाइम लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट कराना। देखिए lipase is an enzyme that breaks down dietary fats into small molecules called fatty acid and glycerol। देखिए यहाँ पर देखिए ट्रिप्सन प्रोटीन्स को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर जो लाइपेज है, लाइपेज फैट को ब्रेक करता है। जितने भी यहाँ पर जो डाइटरी फैट्स हैं इनको ब्रेक करेगा कौन, लाइपेज। किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। यानी कि यहाँ पर जो फैट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हें ब्रेक कर देगा कौन, लाइपेज। और ब्रेक करने के बाद इसे बोला जाएगा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। मतलब उन्हें प्रोटीन्स को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट किया गया, अमीनो एसिड में। और यहाँ पर जो फैट्स होते हैं, फैट को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड में। फैटी एसिड में कौन कर रहा है, लाइपेज। और ट्रिप्सन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि आपको दो कोई भी फंक्शन बताने हैं किसके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये विलीज होती है, क्या होती है, विलीज होती है। तो देखिए विली की अगर हम बात करें, जितने भी विलीज हैं इनका पहला काम तो होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ाना। सिंपल सी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ेगा जिसकी वजह से फूड इजीली इसके अंदर जा सकता है। और जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना उसमें इजीली क्या प्रॉपर डाइजेस्ट हो भी सकता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का भी काम कौन कर रही है, विलीज कर रही है। पहला काम तो इनका ये हो गया, जो भी फूड हम एब्जॉर्ब करेंगे उनके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कौन कर रही है, विलीज कर रही है। तो पहला काम ये हो गया। सेकेंड काम अगर हम इसकी बात करें तो दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing of old tissues। देखिए इसमें देखिए विलीज का दूसरा काम क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बॉल होती है वहां पर ये लगी हुई होती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, जितना भी फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है उस डाइजेस्टिव फूड को किसमें पहुंचा देंगी, ब्लड के अंदर। किसके अंदर, अब सिंपल सी बात है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं विलीज उनको एब्जॉर्ब करेंगी, ब्लड में डिसॉल्व कर देंगी और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के जितने सेल्स हैं वहां तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाएगा। जिसकी वजह से जो सेल्स है, सेल्स को सिंपल सी बात है एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी उन न्यूट्रिएंट की वजह से मिल पाएगी। साथ ही साथ नए टिश्यूज, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो
ओल्ड टिश्यूज है वो खराब हो जाते हैं, उनकी जगह नए टिश्यूज का बनना भी बहुत जरूरी होता है। तो नए टिश्यूज बनाने में भी एक तरीके से विलीज हेल्प करती है, कैसे? न्यूट्रिएंट्स को उन तक पहुंचाकर। तो पहली बात देखिए विली की ये थी कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से जो फूड है, फूड का एब्जॉर्प्शन इजीली हो पाए। दूसरी बात ये आती है इसमें कि ये क्या है कि एक तरीके से हमारी ब्लड वेजल से कनेक्ट होती है, जिससे होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है उस फूड को पूरे जो भी न्यूट्रिएंट मिले उस फूड से, उन न्यूट्रिएंट को हमारे पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचाएंगी और हमारे नए टिश्यूज का ये एक तरीके से निर्माण कराने में भी ये हेल्प करेंगी। और कुछ टिश्यूज में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उन्हें रिपेयर कराने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी में से अगर हम एक और क्वेश्चन जानने की कोशिश करें, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वर्ड आया है तो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए पूछ लेते हैं। यानी कि मान लीजिए एक डियर है और एक लॉयन है, एक डियर है एक लॉयन है, इन दोनों में से स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होगी? तो सिंपल सी बात है डियर की होगी। क्यों होगी? उसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो भी ग्रास, जितने भी हेर्बीवोर्स होते हैं तो वो ग्रास वगैरह खाते हैं, उनके अंदर होता है सेलुलोज। क्या होता है? अब उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने में थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, जितनी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, मतलब सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन जितनी बड़ी होगी उससे वो इजीली क्या है डाइजेस्ट हो सकता है। और जितने भी कार्निवोर्स होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हेर्बीवोर्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि मीट वगैरह को इजीली डाइजेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये भी आप माइंड में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 डिस्टिंग्विश्ड फीचर बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी 3 आपको अलग अलग डिफरेंट बताने हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें ये होता है कि जितने भी ऑटोट्रॉप में आते हैं आपके ज्यादातर प्लांट्स और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। मतलब ये खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करेंगे एक नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करके। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जितने भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये अपना फूड सेल्फ तो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से अपने फूड के लिए ये डिपेंड रहते हैं किस पर? ऑटोट्रॉप्स पर। किस पर? यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड रहेंगे। हेटेरोट्रॉप जो होंगे वो किस पर डिपेंड रहेंगे? ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। यानी कि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पर। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हम अपना खाना बना रहे हैं, प्लांट्स की हेल्प से बना रहे हैं। अब जैसे हम बात करें लॉयन की, लॉयन को हम किस में डालेंगे? वो भी हेटेरोट्रॉप्स है। क्यों? क्योंकि वो भी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है। ठीक है, और जिन एनिमल्स को वो खाएगा वो एनिमल्स कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। जैसे कि रैबिट ले लीजिए, डियर ले लीजिए, ये क्या खाते हैं? ग्रास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। तो ये प्लांट्स आपके कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जितने भी होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करेंगे। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इनके लिए देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, दे रिक्वायर रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इन्हें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इन्हें नेचुरल तरीके से मिल जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपना एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। वाटर, ये भी ये अपना एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक है, और सनलाइट भी इन्हें नेचुरल मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए सनलाइट, ये 3 चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और क्लोरोफिल की भी इन्हें नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ज्यादातर जो सन से लाइट आएगी प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी, अब उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। अगर वो सनलाइट ट्रैप नहीं हुई तो सिंपल सी बात है वो अपना फूड प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ये मान लीजिए हम अपने घर में खाना बना रहे हैं, जैसे रोटी बनाना चाहते हैं और गैस खत्म हो गई हो। अब गैस नहीं है तो क्या खाना बना सकते हैं? नहीं बन सकता ना, वो पूरा कच्चा ही रहेगा। ऐसे क्लोरोफिल क्या करती है, जैसे ही सनलाइट आएगी सनलाइट को ट्रैप कर लेगी और फिर फूड जो प्रोसेस होता है इनका बनाने का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो क्लोरोफिल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। लेकिन अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ये प्लांट्स और एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, वाटर दे दें, क्लोरोफिल दे दें तो ये अपना खाना बना लें, ये नहीं बना सकते। इन्हें अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो ये जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें जो फूड स्टोर किया जाएगा वो स्टार्च की फॉर्म में किया जाएगा। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फूड स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में ही यहाँ पर फूड स्टोर होगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में कोई भी 3 डिफरेंस, आप देख लेना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट द नेम्स ऑफ एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय देम। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये आपका 2017 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन ये था कि आपको 3 ग्लैंड्स बताने थे और उनसे जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं उनका नाम बताना था। तो इसमें देखिए सबसे पहला हम ले लेते हैं, स्टार्टिंग में हमें यही मिल जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि हमारे मुंह में होता है, टंग में, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से कौन से एंजाइम निकलेंगे, सलाइवरी एमाइलेज निकलेगा, ठीक है। सेकंड की बात करें तो पैनक्रियाज, अब पैनक्रियाज से कौन से निकलते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये निकलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो निकलेंगे, ठीक है। तो ये आप 3 याद कर लेना, मतलब 3 ग्लैंड्स और उनसे एसोसिएट होने वाले एंजाइम्स, ठीक है। 1 नंबर का पूछा गया है तो ये मैंने डाल दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। बाइजूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट बाइल सॉल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, स्टेट द रीजन। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि जो बाइल जूस है ना, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी जो बाइल सॉल्ट है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो देखिए समझ लेते हैं। बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द लीवर। अब देखिए जो बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो सेक्रेट होता है किससे, लीवर से। मतलब लीवर क्या करेगा, बाइल जूस को सेक्रेट कर देगा। ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, लेकिन इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। मतलब जो बाइल जूस था सेक्रेट कर दिया गया किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, लेकिन डाइजेस्ट अब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, फैट को डाइजेस्ट कराने में। मतलब बाइल जूस का जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो होता है फैट को कैसे भी करके डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब देखिए बाइल जो होता है वो एल्कलाइन होता है। क्या होता है, देखिए एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाइल है ना, ये जो बाइल जूस है वो कैसा है, एक बेसिक नेचर वाला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ सॉल्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको, फैट को ब्रेक या इमल्सिफाई कराने में। मतलब यहाँ पर जो बाइल जूस है वो एल्कलाइन होने की वजह से करेगा क्या, जो फैट है या जो लिपिड्स है उनको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। मतलब जो भी फूड में हमारे में फैट या लिपिड्स प्रेजेंट थे उन्हें ब्रेक या इमल्सिफाई करने में हेल्प कौन कर रहे हैं, बाइल जूस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बाइल है ना, इसके 2 फंक्शन हो गए। अब देखिए कौन से, एक तो यह मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एल्कलाइन। पहली बात तो ये हो जाएगी, जो हमारे स्टोमक में एसिडिक फूड आया है उसे कैसा बनाना, एल्कलाइन में कन्वर्ट करना। मतलब एक तरीके से बेसिक नेचर में उसे कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ना उस पर काम कर सके। अगर वो मान लीजिए हमारे स्टोमक से वो एसिडिक नेचर वाला ही फूड आ जाता तो वहां पर जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम से ये काम नहीं कर पाते। तो बाइल जूस ने क्या किया कि जो हमारा एसिडिक फूड था उसे कन्वर्ट कर दिया एक बेसिक फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो अच्छे से इस पर काम कर पाए, ठीक है। सेकंड ये हो जाएगा, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। अब दूसरी बात क्या थी, जो बाइल सॉल्ट ने एक काम और कर दिया, जो फूड के अंदर जो फैट था ना वो बहुत बड़ा था, अब उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, उस फैट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर जो बाइल सॉल्ट है उसने
अच्छा काम किया कि जो फैट है, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने की वजह से ये हुआ कि जो इसमें एंजाइम्स थे जो इस पर काम करते हैं वो इजीली इसमें वर्क कर पाए और उन एंजाइम्स ने फिर इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर दिया। तो दो काम इसके इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब पहला तो ये हो गया कि जो एसिडिक फूड आता है हमारे स्टोमक में उसे एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है इसे डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। दूसरा बात क्या है यहाँ पर, मतलब दूसरी बात ये हो जाएगी जो बाइल सॉल्ट है जो कि प्रेजेंट है किसमें, मतलब जो बाइल सॉल्ट का दूसरा काम हो जाएगा जो फैट प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना, जिसकी वजह से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसे डाइजेस्ट करा पाए। तो दोनों काम समझ में आ गए होंगे आपको इसके, ठीक है। अब देखिए अगला और है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मतलब इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए जो म्यूकस है ना, अगर इसमें जो म्यूकस है वो सेक्रेट नहीं किया जाए गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा तो दिक्कत क्या होगी। तो वो दिक्कत ये हो जाएगी, देखिए हमारे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्ट होती है HCl से, किसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा। जैसे हमारा जो स्टोमक है ना, अब स्टोमक की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग पर होती है हमारी क्या, म्यूकस होती है, क्या होती है। अब म्यूकस का काम क्या हुआ, देखिए HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उससे प्रोटेक्ट कराने में हेल्प करती है कौन, म्यूकस। तो ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं एक वॉल होती है, मतलब एक तरीके से दीवार होगी जो पेट की इनर लाइनिंग होगी, हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग होगी और जो हमारी हेल्प करेगी किससे, HCl से। अगर ये सेक्रेट नहीं हुई ना तो सिंपल सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी वजह से हमारे जो इनर ऑर्गन्स है उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है।